आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी किताबें जो आपको अंग्रेजी बुलवा के ही रहेंगी, जो आपको अंग्रेजी बिल्कुल बुलवा देंगी। बुक्स दैट विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। किताबें वो जो आपको अंग्रेजी बुलवा देंगी। गाइस, कभी आपने सोचा है, इसे समझने वाली बात है कि अरे बुक पढ़ के कैसे अंग्रेजी सीख सकते हैं? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे माई नेम इज समथिंग लाइक रोहन, अदिति और वॉट एवर आपका जो भी नाम होगा, आप वो जवाब देंगे। आपने क्यों नहीं ये जवाब दिया कि माई अदिति नेम इज? आपने ये जवाब तो नहीं दिया। या आपको अगर किसी से पूछना हो व्हाट इज योर नेम, तो आप यही पूछते हैं ना, व्हाट इज योर नेम। आप ये तो नहीं पूछते नेम इज योर व्हाट। पूछते हैं क्या? सुनने में कितना अटपटा लग रहा है, लग रहा है ना? क्यों लग रहा है? कभी आपने गौर फरमाया है? चीज़ें इसलिए ऐसी हैं कि हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद है, भले आपको अंग्रेजी बोलनी आए या ना आए, आप फ्लुएंट हो या ना हो, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप फटाक से जवाब दे पाते हैं। तो कभी आप सोचते हैं कि अरे मुझे तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, फिर मैंने कैसे इसका जवाब दे दिया, है ना? अगर कोई आपसे पूछे कि एप्पल, वो क्या, एप्पल अगर रखा हुआ है, कोई आपसे पूछे वो क्या है, आपके मुंह से सेब नहीं निकलता, आपके मुंह से निकलता है एप्पल। क्यों निकलता है ऐसा? रीज़न है कि बचपन से लेकर के आज तक हमने इतनी ज़्यादा बार इन चीज़ों को देखा है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है कि इतनी ज़्यादा हमें हैबिट हो गई है, इतनी ज़्यादा हमें प्रैक्टिस हो गई है कि अभी अगर आंख बंद करके भी कोई पूछे ना, आपकी आंखें बंद है और सामने वाले की भी आंखें बंद है, और आपसे पूछे व्हाट इज़ योर नेम, तो आप फटाक से अपने मुंह से जवाब दोगे माई नेम इज समथिंग समथिंग, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है? या आपने किसी से अगर पूछना है तो आप सबसे ये नहीं पूछते कि तुम्हारा नाम क्या है। हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, है ना? ये मतलब फॉर्मली अगर हमें किसी से पूछना है, किसी से पहली बार मिल रहे हैं, इस तरीके से हम लोग पूछते हैं। तो रीज़न यही है कि हम लोगों ने इसे बचपन से बहुत वक्त, इसके साथ बेसिकली हमने बहुत वक्त गुजारा है ना? इसी वजह से हमारे अंदर ये चीज़ें रच बस गई हैं। हम ना इन्हें गलत सुन सकते हैं, ना इनका गलत जवाब दे सकते हैं। तो कभी तो इस चीज़ की शुरुआत हुई थी, है ना? तो आज हम लोग वही शुरुआत दोबारा करेंगे। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको पांच ऐसी किताबें बताऊंगी जो सबसे पहले आपको अंग्रेजी बुलवा ही देंगी। यकीन मानिए, इन किताबों को पढ़ने के बाद आपकी सिर्फ ज़बान नहीं बल्कि ज़िंदगी बदल जाएगी। जी हाँ, ये बुक्स सबसे नंबर 1 चीज़ जो है, बहुत आसान भाषा में है, बहुत आसान भाषा में है। जो कोर्सेज में हम लोग कवर करते चलेंगे वैसे वो आपको आराम से पढ़ करके समझ आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि पढ़ा तो मैं इधर रही ही हूँ, उसके बाद आपने इस बुक को पढ़ना है इसमें से बैठ करके, ठीक है? तो आपको मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ उसको अपनी बुक की रीडिंग के साथ करना है कंबाइन, और आप आराम से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है? तो एक तो ये बुक्स बहुत आसान है, दूसरी बहुत बड़े बड़े फेमस राइटर्स द्वारा लिखी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े लेखक द्वारा ये लिखी हुई हैं। तो उनकी पूरी की पूरी जीवन की जो एक्सपीरियंस है ना, उनके पूरे जीवन का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आपकी लैंग्वेज तो सुधरेगी ही सुधरेगी, साथ ही साथ आप इंसानी तौर पर भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर पाएंगे। इंसानी तौर पे आप बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो पाएंगे, अपने आप को और ज़्यादा, अपनी सोच को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कौन सी है वो किताबें। किताबों के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी लाइन भी उनका देती चलूँगी, ताकि आपको ये पता चले कि आखिर उस कहानी में है क्या, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, जो मदद करेगा, जो आपको ये डिसाइड करने में मदद करे कि कौन सी बुक आपने पढ़नी है। वैसे आपने पढ़नी सारी बुक्स हैं, ठीक है? आपने सारी बुक्स पढ़नी है, लेकिन ये आपको मदद करेगा, उसकी स्टोरी लाइन मदद करेगी कि आपको पहले कौन सी किताब पढ़नी है, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कौन सी है वो किताबें। सबसे पहले नंबर पे आती है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अब एटीट्यूड को यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। एटीट्यूड नॉर्मली क्या हो गया है ना कि हमारे अगर लोकली हम लोग बात करें तो एटीट्यूड का मतलब नेगेटिव समझा जाता है हमेशा, है ना? कि बहुत एटीट्यूड है यार उसमें, अरे वो तो बहुत एटीट्यूड मारता है, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, ठीक है? हमने ऐसे एटीट्यूड को समझा है। पर दोस्तों, यहाँ पे समझने की बात है, एटीट्यूड वो नहीं जो हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। एटीट्यूड एक बहुत ही न्यूट्रल सा शब्द है, बहुत ही ऐसा कहूँ, ना पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है ना नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। इसे पॉजिटिव और नेगेटिव हम लोग बनाते हैं, ठीक है? हम लोग बनाते हैं। एटीट्यूड को हमने घमंड के साथ जोड़ दिया है। नहीं, एटीट्यूड एक अप्रोच है, एक नज़रिया है, एक तरीका है जिससे आप
कोई भी काम करते हैं, हर किसी का अपना नज़रिया होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है, ठीक है। दैट इज एटीट्यूड। राइटर है इसके जेफ केलर, जो कि बहुत बड़े राइटर तो हैं ही, साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और मतलब बहुत अच्छे लाइफ कोच भी हैं, ठीक है। तो यहाँ जान लिया हमने बुक, यहाँ जान लिया हमने राइटर। अब जानते हैं बुक के अंदर क्या है। सो बुक के अंदर है कुछ ऐसी बातें जो अगर हम लोग अपने जीवन में उतार लें तो जीवन के मायने ही बदल जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, भाषा इतनी आसान है कि आपको पढ़ के समझ आ जाता है क्या लिखा हुआ है, और आप अंग्रेज़ी, क्योंकि आप उसको बार बार पढ़ते हैं। कई बार ना रीडिंग में क्या होता है, हम लोग सेम लाइन को बार बार पढ़ते हैं, है ना। इससे क्या होगा कि जब आपको लाइफ में कभी भी उस लाइन को यूज़ करना होगा, उस वैसे सिचुएशन में अगर आपको यूज़ करना होगा, तो फटाक से आपके मुंह से वही वाली लाइन निकलेगी, है ना, क्योंकि आपने पढ़ रखी है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो लाइन रच बस गई है। तो ये बेसिकली एक किताब है जो आपको बताती है कि हमारे विचार हमेशा हम पे हावी रहते हैं, जो कि सच बात है ना। आप क्या करते हैं और क्या नहीं, ये पूरी तरीके से आपके विचारों पर निर्भर करता है ना। जो हम चाहते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या मांगते हैं। हम अपनी मानसिक सीमाओं का निर्माण खुद करते हैं, जो हमें हमारे सपनों को प्राप्त करने से रोक देता है कई बार, है ना। सपने हम लोग बहुत बड़े बड़े देखते हैं, पर हम लोग मानसिक सीमाएं बनाए हुए हैं। अरे हम तो ये नहीं कर सकते, अरे हमसे तो ये नहीं होगा, अरे मेरी एजुकेशन उतनी नहीं है, मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। ये है हमारी मानसिक सीमाएं जो दिखाई नहीं देती है ना, प्रत्यक्ष नहीं है, ये दिखाई नहीं देती है लेकिन है, राइट। आपके शब्द आपकी मान्यताओं की पुष्टि करते हैं और आपके विश्वास आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। समझने वाली बात है, आपके जो शब्द हैं, जो आपके मुंह से निकली हुई बातें हैं, जो शब्द हैं, वो आपकी मान्यताओं की पुष्टि करते हैं। आप दिमाग में अगर कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, वो तब गलत हो जाता है जब आप अपने मुंह से नेगेटिव वर्ड निकाल लेते हैं। आपने दिमाग में सोचा है कि मुझे माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, मुझे हिमालय पे चढ़ाई करनी है, और आपके मुंह से निकलता है नहीं यार मेरे पैर बड़े कमज़ोर हैं। तो ये जो बात आपके मुंह से निकली है वो आपके खुद के कानों तक पहुंची है और अब आपके दिमाग में पहुंची है। तो वो जो ख्याल आया कि माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, वो ख्याल वहीं मर गया, है ना। तो आपके शब्द आपकी मान्यताओं की पुष्टि करते हैं और आपके विश्वास आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। और इसी जगह पे अगर आप में दृढ़ विश्वास हो कि नहीं, पैर कमज़ोर हैं तो क्या हुआ, मैं ठीक कर लूँगा, अरे यहाँ पे हैंडीकैप लोग भी चढ़ गए, उन्होंने भी चढ़ाई करी है, पैरालाइज्ड इंसान ने भी चढ़ाई करी है ठीक होने के बाद, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका दृढ़ विश्वास है और आपकी वास्तविकता। एक दिन वो चीज़ आपकी वास्तविकता हो जाएगी, आप जो करना चाहते हैं वो वास्तविक तौर पे आप कर पाएंगे, यानी कि आपके विश्वास ने आपकी वास्तविकता को बनाया। ये बात ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ये हो गई पहली किताब। अब चलते हैं अगली किताब की तरफ। अगली किताब है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ये बहुत अच्छी किताब है ना। किसने लिखा है, एनी फ्रैंक ने लिखा है। इस बुक के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको जान के कुछ ऐसी बातें हैं इस किताब के बारे में जो आपको जानकर आश्चर्य होगी। आपको ये आश्चर्य होगा कि कैसे हम लोग छोटी छोटी बाधाओं से इतना टूट जाते हैं, इतना बिखर जाते हैं, फिर चीज़ें ना जिंदगी पूरी बेकार लगने लगती है। अब मैं आपको बताऊंगी इस किताब में है क्या। ये एनी की डायरी है, क्योंकि एनी ने इसे लिखा है, एनी फ्रैंक। ये एनी की डायरी है जो महज 13 साल की है, 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, 13 साल की लड़की है ये। एनी की डायरी उसके 13वें जन्मदिन 12 जून 1942 को शुरू होती है। फ्रैंक्स जर्मनी में उत्पीड़न से बचने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध तक अग्रणी वर्षों में नीदरलैंड चले गए थे। यहाँ पे फ्रैंक्स परिवार की बात हो रही है ना, एनी फ्रैंक जो कि एक मतलब उसका एक परिवार है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उसके परिवार की बात हो रही है। वो ये डायरी जो है अपने 13वें जन्मदिन पर लिखना शुरू करती है। उस वक्त क्या हुआ, विश्व युद्ध चल रहा था ना, 1942-1943 के अराउंड विश्व युद्ध चल रहा था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि उन पे जर्मनी में बहुत अत्याचार हुआ था, तो वहाँ से उनको निकल करके जाना पड़ा था, भाग करके शिफ्ट होना पड़ा था नीदरलैंड्स, और वहाँ पे भी वो छुप करके रह रहे थे, है ना। समाचार के कुछ अंश एनी का ध्यान आकर्षित करते हैं और उसकी डायरी में अपना रास्ता बनाते हैं। यानी कि जहाँ वो रह रहे थे उस वक्त, वहाँ पे आप यकीन मानिए, इस किताब को आप पढ़ के देखिए, आपकी रूह कांप जाएगी।
जहाँ पे वो छुप रहे थे वहाँ पे सिर्फ वो अकेले शरणार्थी नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पे शरण लिए हुए थे। वहाँ पे उनके पास लिमिटेड खाना, यानी कि बहुत कम खाना, बहुत कम फैसिलिटीज़, बहुत कम दवाइयाँ, बहुत कम पानी, इन सब चीज़ों में ये गुजारा करते थे। उनके पास एक रेडियो था जिसमें वो न्यूज़ सुनते थे, और उसी रेडियो के, उसी न्यूज़ के कुछ अंश जो है एनी की डायरी में वो लिखती है, अपना रास्ता बनाते हैं वो खबर। अपनी डायरी में दर्ज 2 वर्षों के दौरान एनी कारावास, अभाव के साथ साथ प्रलय के क्रूर परिस्थितियों में बढ़ने के और जटिल मुद्दों से परिचित कराती है उसकी डायरी। उसकी डायरी ये बताती है कि कैसे वो लोग वहाँ पे कारावास में ही थे, छुपे हुए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से बंद थे, है ना, छुप करके थे वो। उन्हें कहीं बाहर आने जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उनका जान का खतरा हमेशा बना हुआ था। और उसी बीच वहाँ पे मानव का अजीब सा चेहरा नज़र आता है, जब खाने की कमी होती है, पीने की कमी होती है, पानी वगैरह की, आपके मेडिसिन की कमी होती है, दवाई की कमी आती है, तो किस तरीके से कठिनता और जटिलता उस माहौल की, उस सिचुएशन की और ज़्यादा बढ़ती जाती है, ये इस डायरी में लिखा हुआ है। फ्रैंक परिवार को अंततः 4 अगस्त 1944 को गिरफ्तार कर लिया गया और एनी की डायरी में अचानक अंत आ गया। एनी की डायरी में अचानक एक मूक अंत आ गया, क्योंकि ये, इस बुक की खासियत ही यही है कि ये अधूरी है, इसे पूरा नहीं किया एनी ने। क्यों? क्योंकि फ्रैंक परिवार तब तक गिरफ्तार हो चुका था और ये डायरी अपने अंदर एनी की उस 2 वर्षों की गाथा को सिमट करके रह गई। इस डायरी को आप पढ़ेंगे, इस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज़िंदगी कितनी छोटी है, इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे करके, रिएक्ट करके, झगड़े करके चीज़ों को देखने के लिए, है ना। नज़रिया बदलिए, और इंग्लिश सीख ही रहे हैं तो इंग्लिश के साथ साथ नज़रिया, ज़बान और नज़रिया दोनों बदल जाएगा आपका, ये किताबें आप पढ़ेंगे तो। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली किताब। अगली किताब है हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग। ये बहुत बड़े फेमस राइटर डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है। जैसा कि टाइटल से आपको पता चल रहा है कि हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास कैसे बनाएं, और पब्लिक स्पीकिंग यानी कि समूह में बोलना, पब्लिक स्टेज पे खड़े होकर बोलने को कैसे हम अपने अंदर उतारें। तो ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। आप इंग्लिश तो सीख जाओगे, है ना, इंग्लिश आप इस कोर्स को कर रहे हो, आप इंग्लिश तो सीख जाओगे, लेकिन बात कैसे करनी है, कैसे बात की शुरुआत करनी है, ये आपको ये किताब बताएगी। आत्मविश्वास कैसे अपने अंदर लाना है, ये आपको ये किताब बताएगी। तो चलिए देख लेते हैं। मूलतः राइटर ने इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं। सबसे पहला, एक मजबूत और लगातार इच्छा के साथ शुरू करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है लर्नर्स की क्या होती है, स्पेशली वो लोग जो स्पोकन सीखना चाहते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, है ना, उनकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है कि शुरुआत कर लेते हैं पर उसे लगातार नहीं रख पाते। देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक मजबूत और लगातार इच्छा के साथ शुरुआत करो। मजबूत तो आपकी इच्छा होती है पर वो इच्छा लगातार नहीं रह पाती, यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आ जाती है, इसी वजह से हम लोग सीख नहीं पाते। दूसरा है, अच्छी तरह से जान लें कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको कहीं पे बात करनी है, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू में या किसी रिश्तेदार के यहाँ मिलने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस बारे में बात करने जा रहे हैं, तभी आप अपने दिमाग को थोड़ा सा तैयार कर पाएंगे। तीसरा, खुद पर विश्वास रखें। खुद पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप ये कर पाएंगे, तभी आप उस चीज़ को मुकम्मल तरीके से पहुंचा पाते हैं अपनी मंजिल तक, है ना। और चौथा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभ्यास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और हमेशा अभ्यास करते रहिए। भले आप सीख गए हो फिर भी अभ्यास करते रहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली किताब। अगली किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इसके राइटर हैं डेविड जे स्क्रॉट्स, ठीक है। मैजिक ऑफ थिंकिंग, मैजिक आपको समझ में आ गया, यानी कि जादू, और थिंकिंग बिग यानी कि बड़ा सोचना। बड़ा सोचने से क्या जादू होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। यकीन मानिए आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। आत्मविश्वास का निर्माण और भय को नष्ट करें। आप सफल होंगे, पहली बात तो इसका यकीन आपको करना है। दूसरा, आपको अपने अंदर आत्मविश्वास भरना है जो कभी कमज़ोर ना पड़े, लगातार वो आत्मविश्वास आपके साथ चले।
और जो डर है आपके अंदर, जो भय है, असफलता का जो भय है, उसे नष्ट कर दें। क्योंकि सफलता अगर आपको चाहिए, वहाँ असफलता के लिए कोई जगह नहीं है, असफलता का के भय के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप मानते हैं कि कुछ किया जा सकता है तो आपका मन इसे करने के तरीके खोज ही लेता है। किसी समाधान पर विश्वास करने से समाधान का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम है और आपको उससे निकलना है तो बजाय प्रॉब्लम पे कंसंट्रेट करने के आप उसके सल्यूशन पे कंसंट्रेट करिए। जब आप किसी जटिल चीज़ को भी बहुत ध्यान से उसके सल्यूशन पे आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं और थोड़ी ही देर में चीज़ें होने लगती हैं, हो जाती हैं। आप किसी समाधान पे यकीन करेंगे तभी तो मार्ग आपका सही रहेगा, प्रशस्त बनेगा, उसी डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको कार्रवाई करनी ही चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई भव्य नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये बात समझने वाली है। सपनों को साकार करने के लिए एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। जैसा अभी आपने एक्शन लिया है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपका एक्शन है ना? ये आपका एक्शन है कि आपने एक्शन लिया है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आपको समझना है, मतलब आपको सीखना है ना? पर तैयारी जो है ना, वो बहुत भव्य नहीं होनी चाहिए। भव्य से मेरा मतलब है तैयारी में ही आपका अगर वक्त सारा चला गया। भव्य तैयारियां कब करते हैं और भव्य तैयारियां कैसे होती हैं? भव्य तैयारियां होती हैं जिसमें वक्त लगता है, बहुत सारे लोग लगते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारे सोर्स लगते हैं, तब हो जाकर के होती है भव्य तैयारी। और लर्निंग के प्रोसेस में अगर आप भव्य तैयारी करने का इंतजार करेंगे तो लर्निंग आपकी फिर कब हो पाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तैयारी करें पर भव्य ना करें, जो है जितना है उसमें शुरुआत तो करें, चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। शुरुआत करना सबसे कठिन होता है। शुरुआत हो जाती है किसी चीज़ की तो चीज़ें अपने आप फिर होने लगती है। थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस एवरी सिंगल टाइम, है ना? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली किताब। अगली किताब है डेल कार्नेगी की द्वारा लिखी हुई स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। चिंता को चूल्हे में डालो, यानी कि चिंता करना छोड़ो और जिंदगी जीना शुरू करो। यही है इस किताब का टाइटल। तो आपको टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये किताब जो है बिल्कुल किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को टू द फुलेस्ट जी सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड ये किताब है। अच्छी सोच कारणों और प्रभावों से संबंधित है, जो तार्किक रचनात्मक योजना की ओर जाता है, जबकि बुरी सोच अक्सर तनाव और नर्वस ब्रेकडाउन की ओर ले जाती है। ये बात सच है ना? सच बताइए, कमेंट करके बताइए कि कितनी सच है ये बात। मुझे पता है ये बात बहुत सच है कि आप जब अच्छी सोच में होते हैं, जब आपका दिमाग खुश होता है, आपकी अंतरात्मा खुश होती है, आपका सोच जब अच्छा होता है ना, तब आपको आसपास की सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है ना। और जब आपकी सोच खराब होती है तो आप तनाव की ओर अग्रसर होते हैं, आपको नर्वसनेस होती है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपको स्ट्रेस होने लगता है, आपको अच्छी चीज़ भी बुरी लगने लगती है। फिर ना जो चीज़ आप शायद नॉर्मल दिनों में जब आपका मूड ठीक होता है तब आप करते हैं, वो चीज़ भी आपको इरिटेटिंग लगने लगती है। होता है ना, ऐसा होता है ना? क्या करें? इसका समाधान है समस्या समाधान। समस्या क्या है? समस्या का कारण क्या है? समस्या के सभी संभावित समाधान क्या है? सभी संभव समाधान में से सबसे अच्छा समाधान चुनें। सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि समस्या आखिर है क्या, आपको क्यों स्ट्रेस हो रहा है, आपको क्यों तनाव हो रहा है, उस समस्या का संभावित कारण क्या है, किस वजह से आपको समस्या होती है, समस्या का कारण क्या है, आखिर कब ऐसा होता है कि आपको ये परेशानी हो जाती है, और बेस्ट जो सोल्यूशन होगा उसको चूज करना है और समस्या का समाधान कर लेना है। जीवन बहुत छोटा है गाइस, है ना दोस्तों? जीवन बहुत छोटा है और तुच्छ चीज़ों से परेशान होने के लिए हमें भूल जाना चाहिए, तुच्छ चीज़ों को हमें भूल जाना चाहिए, है ना? जीवन बहुत छोटा है, हमें तुच्छ चीज़ों के ऊपर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। यदि कुछ अपरिहार्य है, यानी कि जो कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, अपरिहार्य का यहाँ पे मतलब है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ अपरिहार्य है या आपके नियंत्रण से बाहर है तो चिंता भूल जाए और परिणाम को स्वीकार कर लें, क्योंकि आप सोच करके भी तो कुछ कर नहीं लेंगे, उसका कुछ कर लोगे क्या? सोच के अगर कुछ कर लेना था तो कर चुके होते अब तक, क्योंकि अब तक तो सोच ही रहे थे।
अब है वक्त एक्शन लेने का, अब है वक्त काम करने का, अब है वक्त मेहनत करने का। और जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते, जैसे स्पोकन इंग्लिश है ना, स्पोकन इंग्लिश आप बदल सकते हैं। आपको सीखने की इच्छा है, आप में सीखने की ललक है, आप बदल सकते हैं इस चीज़ को। आप सीखेंगे, आप बोलेंगे एंड चीज़ें सही हो जाएंगी। पर जो चीज़ें आप नहीं बदल सकते हैं, बहुत सारे, हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ें हम नहीं बदल सकते हैं, चाह के भी नहीं बदल सकते हैं, है ना। उन चीज़ों को भूल जाइए और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और सारी चीज़ें अपने आप एक एक करके ठीक होती चली जाएंगी। यकीन मानिए, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा और रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। तो ये थे 5 किताबें जो आपको अपने लाइफ में पढ़नी ही चाहिए। किस लिए? नंबर 1, अंग्रेजी सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। नंबर 2, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ सीखना है, नॉलेज गेन करना है, तो भी आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए। इन 5 में से आपकी फेवरेट वाली कौन सी होगी? कौन सी कहानी, किसकी स्टोरी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप कौन सी किताब सबसे पहले पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है।